हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 29 अप्रैल है, स्टार्ट करते हैं प्री क्योर। सो आज के वीडियो में हम प्री मानसून शावर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारे पास मैंगो प्रोडक्शन इन इंडिया है, नेक्स्ट वी हैव BCIM कॉरिडोर एंड फाइनली इंडियन करेंसी नोट्स हैं हमारे पास। सो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं प्री मानसून शावर्स, जो कि कन्वेक्टिव रेनफॉल की वजह से होते हैं। सो आपने आई होप पढ़ा होगा ज्योग्राफी में वेरियस टाइप्स ऑफ जो रेनफॉल होती है, जैसे ओरोग्राफिक है, कन्वेक्शनल है। तो जो प्री मानसून शावर्स हैं दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वेक्टिव रेनफॉल। एंड अगर हम जो देखें डिफरेंस देखें इनका मानसून शावर्स के कंपैरिजन में, तो जो मानसून शावर्स कब होते हैं, IMD एंड स्काईमेट ने पाया है कि जो मानसून शावर्स होते हैं वो मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे कंटिन्यू टू पो थ्रू आउट द डे। लेकिन इन कंपैरिजन टू प्री मानसून शावर्स वो कब होते हैं, यूजुअली 12 PM के बाद से लेकर इवनिंग तक ये कंटिन्यू होते हैं। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम पैटर्न ड्रॉ करें तो जस्ट लाइक द मानसून विंड्स कि जो जैसे मानसून साउथ वेस्ट मानसून जो है वो पहले सदर्न इंडिया को रीच करते हुए पेनिनसुलर इंडिया के थ्रू नॉर्थ इंडिया में पहुंचती है, तो प्री मानसून शावर्स का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। ये भी पहले जो पेनिनसुलर इंडिया में ही डेवलप होते हैं, उसके बाद वहाँ से विड्रॉ होते हैं एंड उसके बाद नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पहुँचते हैं। तो सिमिलर ही पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं ये। एंड वाइल जो जून है इट इज़ more susceptible to have pre-monsoon season. It is the most perceptible pre-monsoon season in fact for North India. जो साउथ ईस्ट मानसून है जनरली इस टाइम तक केरला में आती है। तो जिस टाइम पर प्री मानसून शावर्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में, तब अभी जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है तब तक वो पहुंच जाती है केरला में एंड उसके बाद फिर वो रीच करती है साइमल्टेनियसली ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो एज़ यू नो, जैसे इस तरीके से हमारा इंडिया के पैटर्न है पूरा, तो जो साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से यहाँ आते हैं एंड सिमिलरली इन द सेम टाइम इधर भी आगे जो विंड्स हैं वो चले जाते हैं। तो आई होप आपने मानसून थोड़ा डिटेल में देखा होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं देखा तो आप जो स्लीपी क्लासेस का ही वीडियो देख सकते हैं, मानसून पूरा समझाया हुआ है उसमें। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। सो जो क्लाउड्स हैं प्री मानसून शावर्स के, ये थोड़े वर्टिकल नेचर के होते हैं एंड अगर हम मानसूनल शावर्स के साथ इनका कंपैरिजन करें तो मानसूनल जो क्लाउड्स हैं दे आर स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स एंड वो शीट लाइक होते हैं, दे कंटिन्यू इन लेयर्स। तो ये एक डिफरेंस है। इनके जो हमारे प्री मानसून के शावर्स के जो क्लाउड्स हैं दे आर वर्टिकल इन नेचर। उसके बाद क्यों ऑल्दो जो मानसूनल क्लाउड्स हैं उनकी डेप्थ कम होती है, बट जो उनमें मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड वाइल प्री मानसून शावर्स आर अकम्पनीड बाय गस्टी विंड्स विच में लीड टू डस्ट स्टॉर्म्स एज कम्पेयर टू द मानसूनल विंड्स जो कि परसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यूजुअली इसी टाइम पर फॉर एग्जांपल मई जून में ही हम जैसे जो हमारा नॉर्थ इंडिया है या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पर लू देखते हैं, तो जो लोकल विंड्स हैं वो रहती हैं एंड इसी वजह से जो डस्टी स्टॉर्म्स जो आते हैं हमारे राजस्थान में एंड दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो इन्हीं रीजंस की वजह से हैं वो। एंड एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट क्या करनी है, सी एंड लैंड ब्रीज जो है वो मानसून के आने तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, प्रोमिनेंट रहती है। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि इंटरमिंगलिंग हो रही है, जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही हैं, तो इसीलिए जब मानसून जो विंड्स हैं वो रीच कर जाती हैं इंडिया में, तब जो सी एंड लैंड ब्रीज वो काफ़ी ज़्यादा तक कम हो जाता है, उनका जो मार्क डिफरेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रीजनल नेम्स देख लेते हैं। जैसे काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं हम प्री मानसून शावर्स के, ये वेरियस नाम्स हैं, लोकल नेम्स। तो वेस्ट बंगाल में इनको ये बोला जाता है। उसके बाद बारदोली चेरा या फिर बॉर्डो चीला या टी शावर्स बोलते हैं असम में। मैंगो शावर्स बोला जाता है इनको केरला एंड कोस्टल कर्नाटका में, एंड केरला में ही चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी शावर्स भी बोलते हैं। सो दे आर बेसिकली लिंक्ड विद द राइपनिंग ऑफ वेरियस फ्रूट्स जैसे मैंगोज़, या फिर जो मच नीडेड रेनफॉल चाहिए होती है टी को या कॉफ़ी या इनफैक्ट जो वेरियस अदर क्रॉप्स हैं वहाँ पर, प्लांटेशन क्रॉप्स, तो उन्हीं के नेम के ऊपर इनका नाम ये सब रखा गया है। एंड ये जो आप ऐसे क्लाउड्स देख रहे हैं बेसिकली दीज आर द वर्टिकल क्लाउड्स, जैसे आपको डेप्थ दिख रही होगी, तो ये प्री मानसूनल बादल कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंगो प्रोडक्शन की बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया जो है उसका पहला रैंक है अमंग वर्ल्ड्स मैंगो प्रोड्यूसिंग
प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, एंड इंडिया की जो मैंगो प्रोडक्शन है बेसिकली इट इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंगो प्रोडक्शन। तो वैसे टू बी मोर एग्जैक्ट इट इज़ 52%। एंड दूसरे जो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर चाइना, थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया एंड इजिप्ट। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि जैसे आपने ज्योग्राफी में वेरियस क्लाइमेट पैटर्न्स पढ़ी होंगी कि कहाँ कौन कौन से रीजन जो हैं जिनमें मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है या फिर जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल, तो आई वांट कि आप इन सब जो कंट्रीज़ हैं इनको मैप पर लोकेट करें एंड एक उनमें जो या तो ट्रॉपिक्स के थ्रू या फिर क्लाइमेट के थ्रू एक पैटर्न ड्रॉ करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो मेजर इंडियन स्टेट्स हैं जो मैंगोज़ को प्रोड्यूस करते हैं वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो प्रोमिनेंटली ये सब स्टेट्स हैं, अदरवाइज माइनर प्रोडक्शन दूसरी स्टेट्स में भी होती है। मैंगो की अगर हम बात करें तो ये विटामिन ए एंड विटामिन सी में काफ़ी ज़्यादा रिच है एंड काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ मिलती हैं इंडिया में मैंगो की। तो अगर हम राइपनिंग के टाइम के ऊपर डिपेंड करें तो जो अर्ली राइपनिंग वेराइटीज़ हैं वो है बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, केसर, स्वर्ण रेखा। एंड उसके बाद मिड सीज़न वेराइटीज़ हैं हमारे पास जैसे अल्फोंसो, मानकुराड, बेंगलोरा, वनराज, बंगनपली, दशहरी, लंगड़ा, किशनभोग, जरदालू। तो जैसे बंगनपली जो थे मैंगोज़, इनको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला था। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सी स्टेट को दिया गया है ये जीआई टैग या किससे एसोसिएट किया है। इसके बाद अगर कोई और मैंगो वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है तो वो भी आपको कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। जिसके बाद अगर हम लेट राइपनिंग वाली वैरायटीज़ की बात करें तो हमारे पास फजली है, फर्नांडन है, मुलगोआ, नीलम एंड चौसा। तो ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बार ऐसे थोड़ा देखा होगा तो आसानी रहेगी अगर कई बार स्पॉट करना आ जाए तो, ठीक है जी। इसके बाद जो प्लांटिंग है इट इज़ यूजुअली डन इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड जो रेनफेड एरियाज़ में एंड फेबररी मार्च के मौसम के दौरान होती है, बेसिकली मंथ्स के दौरान इन इरीगेटेड एरियाज़। एंड अगर हम हैवी रेनफॉल जोन्स की बात करें तो प्लांटिंग इज़ डन एट द एंड ऑफ रेनी सीजन। तो ये एक जो प्लांटेशन के टाइम की बात है। दोस्तों एक और जो चीज़ आपको कमेंट्स में बतानी है कि जो मैंगो प्रोडक्शन है या जो मैंगो एज अ क्रॉप अगर हम देखें या प्लांट अगर हम देखें तो ये जो फ्रूट है ये राइप कितने टाइम में होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है जी। सो मैंगो कैन बी प्रोपगेटेड फ्रॉम सीड और प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली। तो जो रिप्रोडक्शन है मैंगो की किस तरीके से या प्लांटेशन किस तरीके से होती है, सीड से भी उगाया जा सकता है एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। एंड प्लांट्स आर जनरली प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली बाय यूजिंग सेवरल टेक्निक्स जैसे वेनीर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग एट्सेट्रा। तो ये सब टेक्निक्स हैं मैंगो को उगाने की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, GS2 में चलते हैं। तो GS2 पे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास BCIM है विच इज़ बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो चाइना ने जो रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है, चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अम्ब्रेला के अंडर जो वेरियस प्रोजेक्ट्स थे के नाम लिखते हैं वो, उनमें से उन्होंने BCIM का जो प्रोजेक्ट है या कॉरिडोर है उसको हटा दिया है, क्योंकि इंडिया ने ऑब्जेक्शन ड्रॉ की थी पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ही, क्योंकि जो CPEC है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो बेसिकली इंडिया जो हमारा कश्मीर का पार्ट जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसमें से गुजरता है। एंड इसीलिए इंडिया ने सॉवरेनिटी इश्यूज़ के चलते हुए इसके ऊपर सवाल उठाया था जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। एंड इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 2 समिट्स दैट टुक प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ BRI। तो इंडिया के इस नाराज़गी को केटर करते हुए चाइना ने क्या किया है कि BCIM का जो नाम है वो इस लिस्ट से ही हटा दिया गया है, ताकि इन लाइंस के ऊपर एटलीस्ट काम शुरू हो सके। अदरवाइज़ ड्यू टू इंडियन रेजिस्टेंस किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हम जानते हैं थोड़ा BCIM के कॉन्टेक्स्ट में। तो साउथ एशिया में अगर हम बात करें कि चाइना के अब प्रेजेंटली कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, तो पहला है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC। इसके बाद नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है, जिसमें जो नेपाल चाइना क्रॉस बॉर्डर रेलवे है वो भी शामिल है। एंड फाइनली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो प्रेजेंटली साउथ एशिया में चाइना के ये 3 इम्पॉर्टेंट BRI से रिलेटेड कॉरिडोर्स हैं। इससे पहले BCIM भी इसी लिस्ट में शामिल होता था, लेकिन अब निकाल दिया इसको। तो टुगेदर
अगर हम BCIM रीजन की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर 9% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड मास एंड 40% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये एक रीजन है, कितनी इसको कनेक्टिविटी की ज़रूरत है कि 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही BCIM के या इस साउथ एशियन रीजन में रह रही है। सो इसीलिए कनेक्टिविटी इज़ अ मेजर इशू या मेजर in fact asset that can be created in future. And among the 4 countries BCIM ही basically Bangladesh, China, India and Myanmar, तो चाइना 14.8% रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड इकोनॉमी का एंड इंडिया इज़ 2.83% विच इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू चाइना। एंड इससे बाद जो म्यांमार एंड बांग्लादेश हैं वो तो इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कम है। तो इसीलिए थोड़ा जो इकोनॉमिक एडवांटेज तो चाइना ले सकता है इसके ऊपर काउंट करते हुए। एंड एट द हार्ट ऑफ BCIM इनिशिएटिव क्या है, जो रूट है वो कनेक्ट किसको कर रहा है, कोलकाता को कर रहा है कुनमिंग के साथ, जो कि चाइना में लोकेटेड है अक्रॉस बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो जो मेन फोकस है कॉरिडोर का वो रिलेटेड है विद टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द अंडर डेवलप्ड एंड लैंडलॉक्ड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ वेस्टर्न चाइना। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक रीजन है जो कि जिसके पास पोटेंशियल है टू ग्रो, क्योंकि मेजर कनेक्टिविटी इश्यूज़ ही हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे कि हम जानते हैं ड्यू टू द रगेड टेरेन एंड एवरीथिंग। इसीलिए इसको इस मौके को जो हार्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम रूट की बात करें तो 2800 किलोमीटर का लॉन्ग ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि कोलकाता से बेनापोल के थ्रू जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर लोकेटेड है ढाका जाएगा, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। इसके बाद सिलहेट जाएगा वापस असम में, इंडियन टेरिटरी में दोबारा आ गया। एंड इसके बाद सिलहेट इज़ इन बांग्लादेश, सिलचर इज़ इन असम। एंड उसके बाद फिर इम्फाल के थ्रू होता हुआ मणिपुर से जाएगा, तेमू कालवा फ्रेंडशिप रोड पर मीट करेगा म्यांमार में। एंड फाइनली इसके बाद मैंडले एंड लेशियो के थ्रू जाएगा कुनमिंग, उसके वेया रोयली, लोंगडिंग एंड दिल्ली। तो ये सब जो सिटीज़ हैं ये चाइना में हैं। सो दिस इज़ द टोटल रूट। हम देख लेते हैं कैसे। तो इस तरीके से कुछ जाएगा, पूरी जो कनेक्टिविटी पॉसिबल करेगा ये चाइना में बेसिकली एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्टिंग म्यांमार। तो आपको दोस्तों एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि जो कुनमिंग है ये चाइना की कौन सी प्रोविंस में लोकेटेड है, दिस ऑल्सो यू नीड टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। एंड मोर एक और जो इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू नोटिस इज कि इंडियन कौन सी स्टेट से गुजर रहा है। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर असम है एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ मणिपुर। तो 3 इंपॉर्टेंट इंडियन स्टेट से गुजर रहा है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंडियन करेंसी नोट हैं। तो रिसेंटली ही RBI ने जो 20 रुपीज़ का भी नया नोट निकाला है। तो इसीलिए अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हो गई हैं, जो वेरियस हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिन या जो वेरियस फिगर्स लगाए हैं नोट के पीछे, ये सब जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम 10 रुपीज़ के नोट की बात करें तो इसके पीछे सन टेम्पल कोणार्क की जो इमेज है वो लगाई हुई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा गूगल करना है एंड यू नीड टू कीप अ टैप ऑन दीज थिंग्स। अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, जैसे सन टेम्पल कोणार्क के कॉन्टेक्स्ट में कुछ न्यूज़ में भी रहा था ये पिछले साल, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से जो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के थ्रू ये बना है, ऐसी चीज़ें आपको देखनी है एंड किस टाइम पर बनाया गया था, ऐसी अगर आपको थोड़ी टाइमलाइन की क्लैरिटी होगी एटलीस्ट इन दीज मॉन्यूमेंट्स जो हम इन नोट्स के ऊपर देखेंगे, तो वो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। तो 10 रुपीज़ के नोट के ऊपर सन टेम्पल कोणार्क है, 20 रुपीज़ के नोट के ऊपर वी हैव एलोरा केव्स। एंड दोस्तों एलोरा केव्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको जानना है कि कौन कौन से रिलीजियस फेथ के साथ ये जुड़ा हुआ है एंड अगर कोई इम्पॉर्टेंट टेम्पल है इसमें तो उसका नाम एंड कौन से जो गॉड हैं या डेटी हैं जिनको वो डेडिकेटेड है। इसके बाद हमारे पास हम्पी की इमेज है 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर, ये कौन से एम्पायर के अंडर था, विजयनगर एम्पायर का बेसिकली ये क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है हम्पी को। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट है जिसके पीछे छपा है रानी की वाव। ठीक है जी। एंड एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ यू नीड टू नो इज़ कि दे कुड बी सम डे अ क्वेश्चन प्रॉबेबली कि मे बी मैच द फॉलोइंग ही पूछ लें, क्योंकि करेंसी नोट्स तो क्या हर टाइम हमारे हाथ में रहते हैं। दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉमन सेंस वी शुड हैव एटलीस्ट, एंड हमारी अवेयरनेस के लेवल भी चेक करता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा याद रख पाएंगे तो दैट वुड डू वंडर्स फॉर अस। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास
200 रुपीज़ का नोट है जिसके पीछे सांची स्तूप है, एंड 500 रुपीज़ का नोट है जिसके पीछे रेड फोर्ट है। तो कौन से जो मुगल एम्परर थे हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग रेड फोर्ट, ये आपको जानना है। एंड फाइनली 2000 का नोट थोड़ा साइंटिफिक नोट है, वी हैव मंगलयान बिहाइंड इट। ठीक है जी, तो मंगलयान कौन से लॉन्च व्हीकल से गया था। तो ऐसी चीज़ें अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, एंड काफ़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ वी रिग्रेट कि हमने उस टाइम पर थोड़ा गूगल क्यों नहीं किया, काफ़ी सिंपल चीज़ थी, रोज़ हम नोट्स देख भी रहे थे। ठीक है जी, एंड मोरोवर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दोस्तों ये भी देखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, एटलीस्ट नॉट कौन कौन सी कि ये लैंग्वेजेस जो हैं वो क्यों छपी हैं इसके पीछे। बेसिकली ये सभी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ही हैं। एंड एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेंसी नोट्स ही, ये जो पूरे नोट्स हैं हमारे 2 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, 2 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़, ये कौन छापता है? दीज आर प्रिंटेड इन अंडर द आई शुड से अथॉरिटी ऑफ RBI। में भी RBI रिस्पॉन्सिबल है सभी नोट्स के लिए। एंड जो कॉइन्स होते हैं चाहे वो 10 रुपीज़ का कॉइन ही हो, वो सब किसके अंडर आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। एंड 1 रुपी नोट। ठीक है जी, तो ये आपको छोटी सी चीज़ है जो पता होनी ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।